देश के अंदर काम किया है और उसमें से उत्तराखंड को जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा एक आत्मीय भाव से और एक जिस प्रकार से उनका और उत्तराखंड के लोगों का उनसे जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, जो एक मैं कहूँ कि जो हृदय की आत्मा का जो संबंध होता है, वो संबंध मोदी जी और उत्तराखंड की जनता का है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने अभूतपूर्व काम, ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हमारे लिए पूंजी है और उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। इसलिए समय कम जैसी कोई स्थिति नहीं है। पिछले 4 साल से, 4.25 साल से जो हमारी सरकार चल रही है, उस सरकार ने भी बहुत काम किए हैं। मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत काम किया है। मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगा और ये चुनौती तब होती जब मैं अकेला होता। इतना बड़ा परिवार है, सारे लोग हैं, बड़े अनुभवी हैं, मेरे सीनियर लोग भी हैं। हम लोग सब लोग मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में 3 मुख्यमंत्री, अब कांग्रेस भी इस सवाल को उठा रही है कि जहां आपको राज्य के विकास के लिए काम करना था, वहां मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन वो निर्णय हो जाते हैं कि किसको कहाँ पर क्या काम करना है। लेकिन उससे प्रदेश का कहीं विकास रुक नहीं रहा है। अभी हम कल दिल्ली आए हैं, बहुत सारी योजनाओं के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए जो भी विकास के कामों में सहयोग हो सकता है उसका आश्वासन दिया है और आगे पहले करते भी रहे हैं सर। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल उठता है कि कांग्रेस लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर आपको घेर रही है, तो बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, देश की जनता भली भांति जानती है कि इस समय में देश की जनता को कोरोना की वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी था। इस समय लोगों को खाद्यान्न देना बहुत ज़रूरी था। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। इसी प्रकार से कोरोना की वैक्सीन जिसकी कीमत 600 रुपये होती है, पूरे देश की जनता को मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन देने का काम किया है। तो लोग जानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी देश बनाने के लिए राजनीति नहीं की है। वो हमेशा जो है केवल विरोध के लिए विरोध करती हैं और अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से देश में काम हुए हैं, जिस प्रकार से इतने संकटकालीन समय में भी देश मजबूती से खड़ा है, तो निश्चित रूप से उनका कोई मुद्दा नहीं है। पहले से कांग्रेस विपक्षी पार्टी के तौर पे रही, अब आम आदमी पार्टी भी। अरविंद केजरीवाल ने तो ये ऐलान कर दिया कि राज्य में वो 300 यूनिट तक फ्री देंगे। आपको नहीं लगता नहीं है कि ये आपको परेशानी में डाल सकती है? बिजली क्षेत्र में देखिए, हम 24 घंटे उत्तराखंड के अंदर बिजली दे रहे हैं और उत्तराखंड के लोग अच्छी बिजली चाहते हैं, जो सुगमता से उनके घरों तक पहुँचे, अच्छे प्रकार से पहुँचे, क्वालिटी पहुँचे, उसकी अच्छी सप्लाई पहुँचे। और हमारा मुद्दा केवल चुनाव नहीं है, हमारा मुद्दा उत्तराखंड का विकास है। हमारा एजेंडा उत्तराखंड का विकास है और किसी का मुद्दा केवल चुनाव हो सकता है? नहीं, लेकिन आपको इस बारे में क्या आप सोचते हैं? क्योंकि एक तरह से उन्होंने अपना एजेंडा तो पेश कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। नहीं, हमारा एजेंडा है, हम उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। देखिए, 4 धाम में इतनी बड़ी रोडें बन रही हैं, रेलवे के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिजली के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इतना हम अगले 3 महीने के अंदर जो है उत्तराखंड को पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन कर देंगे। कहीं पर भी कोई बचेगा नहीं। अभी 50% वैक्सीनेशन हम पूर्ण कर चुके हैं। हम हर हाल में, इस आपदा काल में भी, हम उत्तराखंड की जनता की जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोत्तम प्राथमिकता है। एक सवाल देश के लिए भी बहुत बड़ा है, राज्य के लिए भी बड़ा है, वो है कोरोना महामारी से निपटने को लेकर। दूसरा वेव आपने देखा, आशंका जताई जा रही है कि तीसरा वेव भी आ सकता है, तो इसको लेकर राज्य में क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या तैयारी है? देखिए, हमने पिछले दिनों इसकी बहुत गहन समीक्षा की है और तीसरी वेव के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, बेड, पीकू बेड, निकू बेड, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1 साल तक के और उससे ऊपर वालों बच्चों के लिए हमने 1000 से भी ज़्यादा बेडों की वहाँ पर व्यवस्था कर दी है। और उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं, अगर हमारे देहरादून में है, हमारे उधम सिंह नगर में है, वहाँ उत्तर प्रदेश के भी जो हमारे समीपवर्ती ज़िले लगे हुए हैं, उन ज़िलों से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ, तो उनको भी ध्यान में रखकर हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अव्वल पहले हमारा पूरा ध्यान इस पर है कि अगले 3 महीने में हम पूरा वैक्सीनेशन कर लें। अभी तक हमारे यहाँ पर 50% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, यानी कि हर हाल में हमारी प्राथमिकता है कि उत्तराखंड के लोगों की जान माल की सुरक्षा।
सर कुंभ पिछले बार था, अब कांवड़ यात्रा होने वाली है, उत्तर प्रदेश ने इजाज़त दी है, इसको लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, कांवड़ यात्रा हम केवल उसमें क्या है कि एक होस्ट हैं, यानी कि लोग जल लेने के लिए हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से वहाँ आते हैं, और ये संख्या कोई लाखों में नहीं है, ये संख्या करोड़ों में है। और ऐसे समय में हमको ध्यान रखना होगा कि चूँकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है हमारा ये कांवड़ यात्रा, लेकिन भगवान भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जान जाए। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अधिकारी लेवल की अभी बैठक हो रही है। अगर उच्च स्तरीय बैठक की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी करेंगे। मतलब आप इस पे विचार कर सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। पहली प्राथमिकता हमारी है कि कोरोना से लोगों को बचाना है। सर एक सवाल है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जिस तरह से विवाद हो रहा है, वहाँ के स्थानीय साधु संत भी विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या आपकी प्लानिंग है? नहीं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो हम लोगों के सुझाव लेंगे। अभी उस पर अभी आगे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है वो देखेंगे। सर पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक चर्चा है, आपकी सरकार इस विषय पे क्या सोचती है? क्या आगे आप भी इस विषय? कोई अच्छा कानून है तो उसको लाया जाना चाहिए, और उत्तराखंड के हित में जो भी कानून होगा उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल है कि आप आते ही आपने कहा कि 22,000 नौकरियां का वादा है, तो ये चमत्कार कैसे होगा? नहीं, 22,000 नहीं, 23,600 जो हमारी नौकरियां हैं वो खाली हैं उत्तराखंड के अंदर। इतनी पोस्टें वैकेंट हैं अभी, उसमें से 8,000 लोगों की हम विज्ञप्ति निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। और हमने सभी विभागों को पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में, जो मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद, हमने अपने सभी साथियों से विचार विमर्श मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करके हम 24,600 नौकरियां निकालने वाले हैं। ये तो सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी है हमारी सरकार का कि हम रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी, चूँकि रोजगार सरकारी तो लाखों हजारों में मिल सकता है, लेकिन स्वरोजगार वो हम लाखों की संख्या में देने के लिए भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम देखें तो कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है, तो ये भी आपके मन में है इस तरह की कोई बात कि ये कैसे इसको पलटा जाए? मैं वर्तमान में जीने पर विश्वास करता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरी पार्टी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे काम दिया है, इसलिए वर्तमान में मेरे पास काम है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मैं उत्तराखंड की जनता की जो हर संभव सेवा कर सकता हूँ सेवा करूँगा। मैं न तो भूतकाल की चिंता करता हूँ, भूतकाल का न तो पश्चाताप करता हूँ, न भविष्य की चिंता करता हूँ। मतलब ये मान के चले कि अगली बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ रही है? हम देखें, प्राणों प्राण से जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं, बाकी जनता देखेगी। सर एक सवाल है कि क्या पुष्कर सिंह धामी ही नेतृत्व करेंगे, अगला चेहरा होंगे चुनाव में? देखिए, मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जब भी पार्टी को जो भी व्यक्ति उस समय के लिए उपयुक्त लगता है, पार्टी उसको जिम्मेदारी देती। मैं पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मुख्य सेवक के रूप में मुझे भूमिका मिलेगी। मेरी पार्टी जो भी काम मुझे देती मैं वो करता हूँ। आखिरी सवाल सर, चूँकि अब चुनाव में आप लोग जाएंगे, चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, किन किन मुद्दों को आप जनता के सामने रखेंगे इन 4.5-5 सालों की उपलब्धियों को देखते हुए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। उत्तराखंड का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। केंद्र की योजनाएं, चाहे वो गरीबों को अन्न देने की योजना हो, वैक्सीन देने की योजना हो, आवास देने की योजना हो, शौचालय देने की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, जिसमें लाखों लोगों को मुफ्त में जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिली है, शौचालय की सुविधा मिली है। जल जीवन मिशन में हर घर नल और हर घर जल की जो योजना आई है, हर घर में जो है, और उत्तराखंड में हमने उसको 1 रुपये में हर घर को जो है पानी देने की व्यवस्था की है। हर घर में नल होगा, हर घर में नल से जल होगा, और मात्र 1 रुपये में होगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं। 4 धाम यात्रा में जो हमारे ऑल वेदर रोडें हैं, वो ऑल वेदर रोडों का कायाकल्प हो गया है। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रोडों का कायाकल्प हो रहा है। आगे और भी जो है 32,000 करोड़ की योजनाएं और धरातल पर आने वाली हैं। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट है,
कोई कनेक्टिविटी नहीं है उत्तराखंड के अंदर, लगातार हो रही है। रेलवे के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। नौजवानों को रोजगार देने की लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको लेकर जाएंगे। उत्तराखंड की जो हमारे शहीद हैं, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाना हम चाहते हैं। हम इन्हीं बातों को लेकर उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने बात की नेटवर्क 18 से, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एटीएस ने 2 आतंकियों को काकोरी इलाके से पकड़ा, जो आतंकी संगठन अलकायदा के बताए जा रहे हैं। इनके पास से प्रेशर कुकर बम और दूसरे हथियार और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। शक है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। खबर मिली थी कि काकोरी इलाके के एक घर में अलकायदा के आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलने के बाद यूपी एटीएस ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ इलाके में छापेमारी की। फिलहाल पकड़े गए दोनों आतंकी मुशीर और रियाज से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस आज शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। एटीएस ने 2 आतंकियों को दबोचा है। काकोरी इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। धमाकों की प्लानिंग थी इन आतंकियों की। प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करने का प्लान था इनका। 2 प्रेशर कुकर बम, 1 टाइम बम भी इनके पास से मिला है और इनके निशाने पर कई बड़े नेता थे। अलकायदा से भी दोनों का कनेक्शन मालूम पड़ा है। विदेश से बने हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में थे दोनों ही आतंकी। राजीव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, एक बड़ी साजिश का यहां पता चला है और क्या इनपुट मिल पाया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा आज एक बड़ा खुलासा किया गया है। इस वक्त मैं उसी काकोरी में खड़ा हूं जहां पर इसी घर में उस आतंकी बुशीर को हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से कुछ देर पहले यहां से जो उसके पास से सामान बरामद किया गया है उसको यूपीएससी एटीएस की टीम यहां से ले गई है। इस दौरान कुछ जो बम थे वो अर्धनिर्मित थे। अब से कुछ देर पहले उनको डिस्पोज किया गया है और उसको यहां पर एक टीम जो है वो यहां से ले गई। इस दौरान न सिर्फ कुकर प्रेशर बम मिला है बल्कि कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस दौरान जो दूसरा आतंकी है रियाज, जिसकी गिरफ्तारी मडियामा क्षेत्र के महबूल्लापुर से हुई है, उसके पास से भी कई जो दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर इसकी पुष्टि होती है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं अलकायदा से था और ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं द्वारा इनको कंट्रोल किया जा रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। इस दौरान इनकी साजिश थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं उनको निशाना बनाया जाए और साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल हैं, जो राम अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, इनको भी निशाना बनाए जाने की बात पूछताछ के दौरान सामने आई है। आपसे कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश एटीएस और यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इस बात का खुलासा करेंगे कि इस दौरान जो आप देख रहे हैं जिस घर में से इनकी गिरफ्तारी हुई है, यहां से वो इन आतंकियों के पास से क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, कौन कौन से वो हथियार हैं और कितने बम मिले हैं, इनकी पुष्टि की जाएगी। बल्कि इस बात का भी खुलासा किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इनकी क्या रणनीति थी, क्या साजिश थी। जो अभी तक एटीएस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके तहत ये इन आतंकियों को पाकिस्तान से एक बड़ा टारगेट दिया गया था और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची गई थी और इसी के तहत लगातार एक के बाद एक कई संदिग्ध इस घर में आते थे और लगातार जो अपने रणनीति थी उसको अंजाम देने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि यह वही घर है जिसको अभी भी एटीएस के कमांडोज ने घेर रखा है और इसमें जो लोग मौजूद हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान कई अहम चीजों का खुलासा हुआ है जिसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद खुद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश के नेताओं को टारगेट करने की एक साजिश रची गई थी, जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने का एक प्लान तैयार किया गया था, उसको यूपी एटीएस ने नाकामयाब किया है और इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लेकर इस बड़ी साजिश का खुलासा किया है। अब से कुछ देर बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो टीम है जो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी करके रखा है इस घर के अंदर, उनके द्वारा जो दस्तावेज मिले हैं उनको भी एक के बाद एक जो बरामदगी हो रही, जो तथ्य मिल रहे हैं उनको एटीएस की टीम के जरिए
मुख्यालय भेजा जा रहा है, जहां पर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, जो अभी तक पूछताछ में बात सामने आई है उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस साजिश में सिर्फ यही 2 आतंकी नहीं बल्कि कई लोग हैं। आखिर वो लोग कहां पर हैं, उनकी क्या रणनीति थी, उन तमाम चीजों को पता करने के लिए बिल्कुल राजीव, तो जो ये घर जहां से इनकी हिरासत में लिया गया वो लगातार हमारे सहयोगी राजीव दिखा रहे हैं और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो बता रहे हैं। राजीव, क्या मौके पर कोई अधिकारी है जिनसे आपकी बात हो पाए, इस वक्त मुमकिन हो आपके लिए इस वक्त बात कर पाना उनसे? देखिए, इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर सिर्फ एटीएस कमांडोज की कुछ टीमें हैं, लेकिन कोई बड़ा आला अधिकारी नहीं है जो इस ऑपरेशन को लेकर कुछ भी बोल सके। अंदर कुछ अधिकारी जरूर हैं जिनके नेतृत्व में सर्च अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम और खुलासे को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश में रची जा रही इस बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करेंगे कि आखिर इन आतंकियों से जो हिरासत में लिए गए हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है, उनमें किन तथ्यों का खुलासा हुआ है और उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के वो कौन से ठिकाने थे, वो कौन से नेता थे या वो कौन से लोग थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। किस तरह से मिली और कहां किन किन लोगों के संपर्क में थे और जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये छुपे हुए थे, जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, यूपी एटीएस को एक लंबे समय से इस बात की लीड मिल रही थी, इनपुट मिल रहे थे कि जो लखनऊ का काकोरी इलाका है, यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग हैं, वो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिसके चलते उसने अपने इंटेलिजेंस टीम को यहाँ पर लगाया था और लगातार मुखबिरों के जरिए इस मकान पर नजर रखी जा रही थी कि कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और उनकी क्या गतिविधियां हैं। जिसके आधार पर जब यूपी एटीएस को लगा कि ये जो लोग हैं ये किसी न किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं, तब जाकर आज यूपी एटीएस की टीम ने पहले इस घर को घेरा चारों तरफ से और उसके बाद एक शख्स को यहां से मुसीर नाम के शख्स को हिरासत में लिया, जिसके आधार पर जो बरामदगी हुई है उसी से पूछताछ के बाद मड़ियामा में थाना मड़ियामा राजीव लौटेंगे आपके पास आगे अपडेट के लिए भी और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।